हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं जुलाई के करंट अफेयर एनालिसिस के एमसीक्यू एनालिसिस के पार्ट 1 को लेकर। और इसी के साथ बताना चाहूंगा कि जून मंथ के सारे जो एमसीक्यू एनालिसिस थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस चल रही थी है उसकी जून और जुलाई मंथ की ऑलरेडी कंप्लीट होके हम अगस्त मंथ में चल रहे हैं। तो आप सारे वीडियोस का लिंक आप एक साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां से अपने सारे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आई आइकन जो ऊपर मिलेगा आपको वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। साथ ही में अगर पीडीएफ और लिंक डायरेक्टली सही टाइम पे अगर आपको अगर चाहिए तो वो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम एक मैप क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। तो आज का मैप क्वेश्चन हुआ कि आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज सिचुएटेड। ये जो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन है वो किस जगह में सिचुएटेड है ये हमें बताना है। तो ये क्यों था इम्पोर्टेंट में, क्योंकि हाल ही में ये जो मैं अभी आपको बताने जाऊंगा उससे रिलेटेड विक्रमशिला एरिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट किया गया और ये सेंचुरी से रिलेटेड बहुत कुछ न्यूज़ में बना हुआ था। तो इसलिए हमारे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस जगह में देख लेते हैं। तो ये एक साहिबगंज जो है एरिया, जो ये सेंचुरी है क्या 50 किलोमीटर स्ट्रेच, मतलब 50 किलोमीटर की इसमें बनाया हुआ गया है। कौन से रिवर, गंगा रिवर के तरफ ऑफकोर्स आप लोग जान रहे होंगे। उसके अलावा सुल्तानगंज से कहलगांव तक बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो इसे डेजिग्नेटेड किया गया है, इसे एंडेंजर्ड गंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए डेजिग्नेटेड किया गया था 1981 में। मतलब ये जो गंगेटिक डॉल्फिन्स हैं उनको एंडेंजर्ड घोषित किया गया था 91 से। उसके बाद से ये जो डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़ चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये गंगा नदी है, इधर से जा रही हैं पटना सिटी से होते हुए। और उसके अलावा ये विक्रमशिला ये जो भागलपुर एरिया वहां से क्रॉस करते हुए ये इधर जाके ये चली जाती है बांग्लादेश की तरफ एज अ पद्मा के नाम से। और इधर एक भागीरथी के नाम से थोड़ा थोड़ा पार्ट इधर भी बाइफोकेट किया जाता है। कौन से डैम से? फरक्का डैम से, ठीक है। तो ये हो गया साहिबगंज एरिया और यहाँ पे वो डॉल्फिन सेंचुरी बनाई हुई है। तो आप लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप आसपास के भी अगर लोकेशन गौर करें तो यहाँ से वेस्ट बंगाल शुरू हो जाती है। उसके अलावा इस एरिया से पाकुड़, यहाँ से इस एरिया से झारखंड स्टार्ट हो जा रही है। और साइड ही साइड में यहाँ पे वेस्ट बंगाल चलती भी जा रही है बिहार के आसपास से। और इधर हमारा बांग्लादेश, इधर नेपाल और इधर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें भूटान भी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20 समिट एंड G20 ग्रुप। ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों समिट और एक ग्रुप है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा हर साल इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछा ही जाता है। तो बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। द G20 summit is formerly known as the Summit of Finance Ministers and Central Bank Governors। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। The group has no permanent staff of its own, so every year a G20 country takes on the presidency। ठीक है, नो यहाँ दिया, ये भी थोड़ा अच्छा वर्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सॉरी वर्ड को। इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चाइना एंड इंडिया आर द मेंबर्स ऑफ G20, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो इसकी ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमेशा की तरह हमें देखना है करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा गया ये देख लिए। उसके बाद बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जो दोस्त हमारे दोस्त लोग से दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पेन और पेपर से लेके और वीडियो को पॉज करें और जो भी ऑप्शंस आपको लग रहा है आप एक एक करके टिक करते जाएं और उसको आप खुद में खुद एनालाइज करिए कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। अगर आप सही लाइन में है, 70% के ऊपर है, तो आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। 70% से कम अगर यदि आपके मतलब आंसर्स आ रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा रिवीजन करिए और भी ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करिए, आप किसी एक सोर्स को फॉलो करिए पर उसे अच्छे से करिए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए और कुछ तुगरम लगा के रिवीजन करिए, आपको ज़्यादा देर तक याद रहा करेगी। उसके अलावा तो हम एक आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है बट स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो समिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है ये गलत है, क्योंकि ये है समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है। उसके अलावा जो इसमें फुल मेंबरशिप ऑफ G20 जो है वो कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी,
इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, तुर्की एंड यूके, यूएस, यूरोपियन। देखिए तो ये सऊदी अरबिया हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हैं। उसके अलावा एशियन कंट्रीज से हम हो गए इंडिया, चाइना, उसके अलावा इधर जापान, उसके अलावा रशिया और साउथ कोरिया। तो ये हमारे जो इस एशियन कंट्रीज है, इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एशियन कंट्रीज है जो G20 के मेंबर्स हैं, उसके बाद आपको कैंसिल आउट करने के लिए भी दिया जा सकता है, तो वहाँ ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बोला जा रहा है तो जो ये जो ग्रुप है, इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। ये हर साल दिसंबर में अगले साल के लिए रोटेशन बेसिस पे होते रहती है। उसके अलावा जो ये कंट्री मतलब ये जो दैट उसी जो कंट्री बना जाएगा मतलब प्रेसिडेंसी के तौर पे, उनको ही उनका रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगला समिट और स्मॉल मीटिंग्स पूरे अगले साल का कहाँ कैसे करना है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ वर्क टूवर्ड्स, तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, हेल्प टू एलिमिनेट malnutrition, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, increase the resilience of livelihoods of to threats and crisis। तो ये हो गया। उसके बाद सेलेक्ट द कोड है, तो कोड है, तो इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर आपको इसमें से अगर चारों के चारों चीज से आप रूबरू हैं, तो इजीली आप कैंसिल आउट भी करके इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि 3 3 और यहाँ 4 है ऑप्शन, तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन हो गया डी, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट ही सही है। मतलब यहाँ आपको फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी के लिए तो ध्यान देगा ही। उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट किया ही जाएगा। रूरल पॉवर्टी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए काम किया होगा ही ऑफकोर्स। उसके अलावा इसमें लाइवलीहुड और जो भी थ्रेट और क्राइसिस से रिलेटेड है, उसको भी डील किया जाएगा। तो इसके साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट होगा, ये है कि ये जो एफओ है, इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो कि इटली है, और ये यूरोपियन कंट्री है। तो रोम आप इटली आप जान पा रहे होंगे, अंदाजा लगा पा रहे होंगे, जहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा पाए गया है हमारे कोविड-19 केसेस, भी बहुत ही बुरा हालत था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, जिसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से अपने करंट अफेयर एनालिसिस के सेशन में किया था डिस्कस। तो ये क्या है, ये इससे रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। जो ये आईडब्ल्यूसी है, ये इंटरनेशनल बॉडी है, सेटेड बाय द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग, मतलब आईसीआरडब्ल्यू, फॉर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द व्हेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, इन 1982, इस तरह का ईयर्स जब भी दे दे, तो आप वो कुछ बोलना चाह रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। In 1982, the IWC adopted a moratorium on commercial whaling, where all the members of nations have agreed to it. और साथ ही में इंडियन ओशन वेल सेंचुरी एंड द सदर्न वेल सेंचुरी आर द ओनली टू, यहाँ पर भी कुछ बोलना चाह रहा है, उसे ध्यान दीजिएगा। सेंचुरी वेयर द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन हैज बैंड ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल व्हेलिंग। तो हमें ये 3 स्टेटमेंट के ये जो कुछ कीवर्ड्स है, इसी से ही हमें अपने आंसर को निकालना है कि कौन से सही है, कौन से गलत है, और यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ये जो तीनों कीवर्ड्स है तीनों स्टेटमेंट्स में, उसमें से ये जो कीवर्ड था ओनली टू, ये सही था। इसमें भी जो था ये डेवलपमेंट आईडब्ल्यूसी इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड, ये भी सही था। बट यहाँ जो ईयर से रिलेटेड था ना 1982, ये गलत है। क्योंकि इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन जो कि दिसंबर 1946 में इसका स्थापित हुआ था, और मैं इसको बहुत सारे क्रोनोलॉजी वाइज अच्छे से समझाया था। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, ताकि और आपका एनालिसिस में मतलब एग्जामिनेशन के वक्त में आपको और सुविधा हो। और इस साथ बताना चाहूँगा, जो इंडियन ओशियन व्हेल सेंचुरी है, वो कहाँ है, सेचेल्स के आसपास में है, जो कि इसे भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था मैप के साथ। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जहाँ पे अभी हमारे कुलभूषण जी के से रिलेटेड काफी दिनों से ये केस चल रही है हमारे और पाकिस्तान के बीच में। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, लाइक अदर ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट्स, कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स, इसी ये एक कीवर्ड हो गया इस स्टेटमेंट का। नो मेंबर ऑफ द कोर्ट कैन बी डिसमिस्ड अनलेस in the unanimous opinion of the other members he she no longer fulfills
द रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको ध्यान देते हुए रखना होगा कि 1 2 बोथ या नन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हर मतलब हर कंट्री का नहीं होते वहाँ पे। जैसे जो भी यहाँ के इलेक्ट होते हैं एक बार इनके जज, तो वो मतलब कौन होते हैं? जो मेंबर ऑफ द कोर्ट इज डेलीगेट नीदर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन कंट्री नॉट दैट ऑफ एनी अदर स्टेट, अनलाइक मोस्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द कोर्ट इज नॉट कंपोज्ड। मतलब ये अनलाइक है, यहाँ पे लाइक दिया हुआ है, तो यही था यहाँ का कीवर्ड जो आपको पहचानना था। क्योंकि दूसरे सारे जो भी हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उसमें अक्सर क्या देखा जाता है कि हर कंट्री के उनके गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बट यहाँ आईसीजी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ मेंबर्स सेलेक्ट किया जाता है और वो कुछ साल के लिए होते हैं, उसके बाद फिर उनको भी रिप्लेस किया जाता है। बट जो मेंबर वहाँ पे चले गए वो ही सारे केसेस देखते हैं, भले ही वो सारे मेंबर्स उस कंट्री से बिलोंग करते हो या नहीं जिनका केस वहाँ पे गया है। उसके अलावा members of the court are independent judges whose first task before taking up their duties is to make a solemn declaration in open court that they will exercise their powers impartially and consistently। मतलब कुछ वही, जिस तरह का जजेस लोग जो जिस तरह का अपना ओथ लेते हैं उस तरह का उनको ओथ लेना होगा। और किसी कोई भी मेंबर यहाँ पे इस तरह का नहीं होता है कि वो किसी और कंट्री के बिलोंग करते हो, और किसी केस को लड़ने के लिए उस कंट्री का भी जज होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे आईसीजे में है ही नहीं। ठीक है, बस अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। तो ये देखिए आर्टिकल 371A, अभी जैसा कि अगस्त महीने में बहुत ही आर्टिकल 370 371 और आर्टिकल 335A, उसके अलावा ये जो एनसीआर और ये सब के जो इश्यूज है, ये सब काफी दिनों तक चली थी। तो मैं अगस्त मंथ में इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगले 2-3 महीने तक चली थी और आज अभी भी चल रही है। तो सबका वाइंड अप करा के मैं एक बार एक अच्छा लास्ट में जब हमारे एनालिसिस सीरीज एनालिसिस के खत्म होने पर आएंगे, तो मैं ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबको एक साथ मैं डिस्कस करूंगा, और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी लेके आ जाऊंगा। क्योंकि अभी मैं अगर कुछ क्वेश्चन लाता हूँ, ये तो अगस्त मंथ का एनालिसिस कर रहा हूँ, सॉरी जुलाई मंथ का एमसीक्यू एनालिसिस है, तो फिर जाके डिफरेंस होगा। क्योंकि सितंबर मंथ में फिर से कुछ और भी प्रावधान लेके आया गया था, अक्टूबर में भी लेके आया गया था, तो इसलिए मैं अभी जुलाई मंथ में इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ, 371 एक किसके लिए है? ये तो स्टैटिक पार्ट है क्वेश्चन का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए मैं लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये किस स्टेट के लिए है? तो यह है नागालैंड के लिए, स्टेट ऑफ नागालैंड। और साथ ही ये बताऊंगा कि 371 मतलब जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये तो ए है। जब भी इस तरह का क्लॉज में कुछ हो तो यानी ये अमेंडमेंट करके लाया गया है, बी कुछ भी हो। बट सिर्फ ओनली आर्टिकल अगर है, जैसे 371 हुआ, 370 हुआ, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ही रखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारे आर्टिकल्स जब थे, तो 371 किस आर्टिकल किस स्टेट्स को मतलब उसमें आते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र है और गुजरात भी है। तो ये कुछ कुछ स्टेट्स हैं, और उसके बाद जो भी आए हैं ए से लेके जे तक, वो सारे अमेंडमेंट करके लाया गया है, जिसमें नागालैंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बहुत सारे और भी अलग अलग स्टेट्स और उनके यूनिवर्सिटी से लेकर सब कुछ का प्रावधान दिया गया है। आप एक बार होगा तो अपने इस जितने भी 371 ए के ए से लेके जे तक के हैं उसको एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लें और रिवीजन कर लें। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements. Whenever there is an issue on the resignation of member of Legislative Assembly (MLA), only the Speaker has the discretion to decide whether the resignation were voluntary or genuine. ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 था। स्टेटमेंट 2 हो गया, सिंस इंडिपेंडेंस द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज बीन अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो इस दोनों स्टेटमेंट से समझ पा रहे हैं, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में है तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ, और लास्ट में ये देख लेते हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन, इसका ए होगा, ये जो होगा ये सही आंसर है। और क्यों है इसका मतलब, ये स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि सिंस इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के ही जो होंगे उन्हीं के मेंबर स्पीकर बनते हैं, ऐसा नहीं था। क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस था, सोमनाथ चटर्जी जी, ये यूपीए 1 जो चल रहा था उस वक्त ये स्पीकर बने थे, जबकि वो रूलिंग पार्टी के नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए एक्सेप्शनल था।
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था, बाकी स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन आप बहुत ही न्यूज़ में था और अक्सर लाया भी जा रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट में इस तरह का कंडीशंस आ गए थे कि काफ़ी टाइम ऐसा हो जा रहा था कि प्रिविलेज मोशन का डिस्कशन माने इशू बुलाया जा रहा था, मांगा जा रहा था, और टॉपिक मीडिया में भी काफ़ी चल रही थी। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा। एनी नोटिस should be relating to an incident of recent occurrence. अच्छा, the speaker is the first level of scrutiny of a privilege motion। पहला ही मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट इसको मैं बताऊंगा कि स्पीकर होता है जो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी, जो कि तहकीकात पहला करेगा। अगर प्रिविलेज मोशन निकाला गया तो वो पहले चेक करेंगे कि ये इनको आगे मतलब पार्लियामेंट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो पहले खुद से स्क्रूटनी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो कीवर्ड्स भी आपने देख लिया है। अब देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन के तरफ। तो क्या है, ऑप्शन सी यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो राइट है, पर स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों है? क्योंकि यही कीवर्ड मैंने बोला था, ओनली। ओनली ऐसा है नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर वो होते हैं जो सर्टेन इम्यूनिटी, मतलब जैसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताता हूँ। ये जो प्रिविलेजेस होते हैं ये सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज होते हैं जो कि एंजॉय करते हैं जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, या तो कलेक्टिवली या तो इंडिविजुअली। और इसके साथ ही जो भी, ताकि उनको जो भी वो डिसीजन लेंगे, कुछ बिल पास करें, कुछ कोई भी तरह के एक्टिविटीज जो पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, तो उनको किसी तरह का डर भय ना हो। अब कोई अगर यदि रूलिंग पार्टी में नहीं है और वो कुछ बिल लाना चाह रहे हैं, पर अगर उनको किसी तरह का प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा, वो मन में किसी और भी तरह का भय आ जा सकते हैं कि उनको कभी भी कुछ भी, मतलब होता है ना कुछ भी। तो उसी तरह से व्हेन एनी ऑफ दिस राइट्स एंड इम्यूनिटीज आर डिसग्रेडेड, द ऑफेंस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड इज पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ये लॉ ऑफ पार्लियामेंट के अंदर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में। ये पार्लियामेंट के अंदर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी कंपनी होती है, तो उनका भी सेट ऑफ लॉज होता है, रूल्स होते हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से पार्लियामेंट के भी कुछ सेट ऑफ लॉज है जिसके अंदर ये प्रिविलेज मोशन का एक क्लॉज दिया हुआ है, और इसके तहत जितने भी एमपीज हैं उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाता है। बट अगर कोई एमपी अगर उसका कुछ ज़्यादा फायदा उठाने लगते हैं, तो वो ऑफेंस के तहत उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एक पनिशेबल मतलब ऑफेंस माना जाता है लॉ ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि एक नोटिस को मूव करना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ मोशन, और किसी भी एक मेंबर को, मतलब इधर किसी भी हाउस का, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, उसके द्वारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का गिल्टी डालते हुए उनको मोशन प्रूव करना, मैंने पास कराना पड़ता है। उसके अलावा जो भी एक मेंबर में विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर और द चेयरपर्सन, यहाँ देखिए चेयरपर्सन है, मतलब राज्यसभा में तो चेयरपर्सन है और लोकसभा में स्पीकर है। तो ये क्या करते हैं, रेज अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ अ मेंबर ऑफ द और द हाउस ऑफ कमेटी देयर ऑफ। जब वो रिलीज किया जाएगा कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हमें पास करना है किसी XYZ एमपी के अगेंस्ट, तब स्पीकर सबसे पहले स्क्रूटनी करेंगे और देखेंगे कि क्या है। उसके बाद द रूल्स हाउएवर मैंडेट दैट एनी नोटिस शुड बी रिलेटिंग टू द इंसिडेंट ऑफ रिसेंट ऑकरेंस एंड शुड नीड द इंटरवेंशन ऑफ द हाउस। तो मतलब हाउस का भी इंटरवेंशन चाहिए किसी भी रूल्स को, मतलब कुछ भी अगर यदि अगर स्पीकर के पास जा रहा है तो। उसके अलावा जो स्पीकर या जो चेयरपर्सन होते हैं वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी होते हैं, ये तो मैंने बोल दिया। उसके अलावा ये है कि स्पीकर या चेयरमैन वो डिसाइड कर सकते हैं कि प्रिविलेज मोशन जो है या तो मतलब ये पास करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये उनके ऊपर हाथ में होता है पूरी के पूरी तरह, और इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थीम बेस्ड सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से अपने एनालिसिस वाले सेक्शन में किया था। तो देखते हैं क्या है, सूफी सर्किट, ट्रैवल सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, हेरिटेज सर्किट, रूरल सर्किट। तो मैंने बहुत सारे सर्किट डिस्कस किया था, टोटल वहाँ पे 15 थे। तो उसमें क्या इसमें ये पांचों उसमें आते हैं, या 2-3 आते हैं, या 4 आते हैं। आपको अगर यदि अच्छे से अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको जरूर ये पता होगा। बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हाँ, ये थीम बेस्ड सर्किट स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत था, और ये 15 थे सर्किट, जिसमें ये पांचों के पांचों ही आते हैं, तो इसीलिए ये हो गया सही ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तमिल योमन। तमिल योमन, इससे रिलेटेड भी मैंने एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि तमिल स्टेटमेंट में है, तमिल ह्यूमन इज द बटरफ्लाई स्पीसीज
endemic to Western Ghats. Okay, endemic to Western Ghats, which has been declared the state butterfly of Tamil Nadu. ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु डिक्लेयर किया गया। ऐसा क्या? तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिक्लेयर द स्टेट बटरफ्लाई। तो ये क्या फर्स्ट है या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कितना है, या सही है या गलत, ये हमें बताना है। और यहाँ पूछा गया है करेक्ट। तो बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। वो फर्स्ट स्टेट नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो फिफ्थ स्टेट बना है इस स्टेट बटरफ्लाई को घोषित करने के लिए। सबसे पहला जो था वो महाराष्ट्र था, जो कि फर्स्ट डिक्लेयर किया था ब्लू मॉर्मन जो एज अ स्टेट बटरफ्लाई। उसके अलावा उसके बाद उत्तराखंड कॉमन पिकॉक को, कर्नाटका सदर्न बर्ड विंग्स, उसके बाद केरला मालाबार बैंडेड पिकॉक। तो तमिलनाडु इस तरह से फिफ्थ स्टेट बन गया है, फिफ्थ ना कि फर्स्ट स्टेट। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ और स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 1 तो सही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में ये स्पीसीज एंडेमिक है। ठीक है। Consider the following statements about इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस। ये देखिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA ICC है, तो इसमें कंफ्यूज करके आप धराधर में जल्दी में कुछ और गलती न कर बैठिएगा। इसे ISA सिक्योरिटी कहा जा रहा है, उसको सोलर कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में स्थापित है। तो क्या है स्टेटमेंट, पहला देख लेते हैं। अबू धाबी होस्टेड द फर्स्ट ISA जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ISA LEX 2019। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस इज एन इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप टू कंफर्ट ऑर्गेनाइज ट्रांसनेशनल एंड एक्सट्रीमिस्ट क्राइम। थर्ड है ऑल द गल्फ कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस। तो इस तरह का ऑल द एकदम जैसे लगा कि वो घोषणा ही कर दे रहे हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट के द्वारा यूपीसी बोल रही है ये ऑल द गल्फ कंट्री। तो ये सब चीज जो बोल रहा है ये तो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है, बस आपको पहचानना है कि कौन स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है। तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन होगा ए यानी ये स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि ये ऑल द गल्फ कंट्रीज नहीं है। यहाँ पे ये 9 कंट्रीज है, यूएई, बहरीन, मोरक्को, फ्रांस, इटली, स्पेन, सेनेगल, सिंगापुर एंड स्लोवाकिया रिपब्लिक। तो ये सारे स्टेट्स है, ना कि सारे गल्फ कंट्रीज हैं। ठीक है। तो और बाकी जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, ये अबू धाबी के द्वारा होस्ट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है। तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट और ऑन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये है। तो हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। इट इज रिलीज बाय द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBS। ठीक है। इट इज द फर्स्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट सिंस 2005। इससे फिर कुछ यहाँ पर भी बोलना चाह रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट more than 80% of the amphibian species and marine animals are threatened। ठीक है, यहाँ पर भी 80% भी कुछ कुछ बोलना चाह रहा है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आप आंसर ठीक करिए, मैं चलता हूँ आंसर और एक्सप्लेनेशन के तरफ। तो हो गया सोल्यूशन बी यानी स्टेटमेंट 3 गलत है। ये 2005 भी कुछ बोलना चाह रहा था, पर ये सही बोलना चाह रहा था, पर ये जो 80% जो बोलना चाह रहा था ये गलत बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे होगा 40%। तो बोला जा रहा है कि रिपोर्ट ने थ्रेटन किया है 40% ऑफ द एम्फीबियन स्पीसीज, ऑलमोस्ट 33% ऑफ रीफ फॉर्मिंग कोरल्स एंड मोर देन अ थर्ड ऑफ ऑल मैराइन मैमल्स। ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये 2005 से ही मतलब फर्स्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लाया गया था, और फर्स्ट स्टेटमेंट भी इसी के साथ सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय, तो नीति आयोग प्रथम और सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और यूनेस्को, किसके द्वारा ये लेके गया है? चलिए हम जानते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरह से। ये जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उनमें तो इस तरह का एग्जाम आपको, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको बहुत ही कॉमन मिलेंगे। तो मैं इस हर तरह का लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी भी पिछले 1 साल से देखा जा रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्स में अपना डायरेक्ट क्वेश्चन देना भी शुरू कर दिया गया है, अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो बीच बीच में मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लेके भी आते रहूँगा इस तरह का भी, ताकि हर चीज़ हर तरीके से आप प्रिपेयर हो एग्जाम से पहले। तो क्या है इसका आंसर, ये देख लेते हैं। ऑप्शन हो गया डी यानी यूनेस्को। ये जो 2019 का है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ये यूनेस्को ने लाया है, और इसे भी हमने करंट अफेयर एनालिसिस जो मॉर्निंग सेशन है उसमें बहुत अच्छे से किया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS। ये जो PLFS है
ये क्या है स्टेटमेंट इसका, ये देख लेते हैं पहले। तो PLFS इज अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर भी ये कुछ बोलना चाह रहा है, ये बाई स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री के द्वारा है या नहीं है, ये आपको अगर अच्छे से पता है तब तो आप बोल देंगे ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो क्योंकि कीवर्ड यही है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कीवर्ड यही है, आपको बस हिंट में अच्छे से कर दे रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से ये भी समझ पाए। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको इसी तरह का सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते समय पेन से आप ये सब कीवर्ड को सबसे पहले हाईलाइट कर दीजिए। और जिस तरह का मैं अप्रोच कर रहा हूँ ये मैं इस तरह से कर रहा हूँ ताकि और आपको मैं सजेशन कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ कि आप किस तरह से अप्रोच करोगे, ताकि किसी तरह का आप वहाँ पे कंफ्यूजन में किसी क्वेश्चन को गलत ना कर बैठे। फिर PLFS मेजर एम्प्लॉयमेंट एवरी 3 months। ठीक है, एवरी 3 months यहाँ पर भी इन रूरल इन अर्बन एरियाज एंड वंस अ ईयर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। एक साल में एटलीस्ट एक बार एक साल में रूरल और अर्बन दोनों जगह में, और हर 3 महीने में अर्बन एरियाज में ये PLFS का मेजर एम्प्लॉयमेंट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ PLFS अनएम्प्लॉयमेंट रेट UR इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया इज एट द हाईएस्ट सिंस 1972। हाईएस्ट है 1972 से अभी तक में, यह सबसे हाईएस्ट है। और इसमें पूछा गया है नॉट करेक्ट, ये आप देख लीजिए, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये कौन सही है या गलत है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन सी हमारे, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन सी होगा, यानी यहाँ पे तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आप अच्छे से समझिएगा, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया था। ठीक है, तो अब यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही निकाला गया था। जो भी मैंने कीवर्ड को कैच किया था, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं हाँ ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपको ये पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स सही है, तो आप तो सबसे पहले इसे तीनों के तीनों ही कैंसिल आउट किए और ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप आगे बढ़िए और उससे रिलेटेड भी देखिए। तो हाँ, ये 1972 से ही सबसे ज़्यादा पाया गया है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा ये अर्बन एरियाज में हर 3 महीने में किया जाता है, और रूरल और अर्बन दोनों को मिला के एटलीस्ट एक साल में एक बार जरूर किया जाता है। तो इस तरह का ये सब चीज तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि है पहला स्टेटमेंट, द 4 member मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द RBI was constituted by the central government for the first time in 2006। तो इस स्टेटमेंट का जो कीवर्ड हो गया ये 2006 और ये 4 member। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे। The implementation of a flexible inflation targeting framework by the MPC has a statutory basis। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने स्टेटमेंट और सॉरी आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले ये भी देख लें ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन हो गया बी, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है पर स्टेटमेंट 1 गलत है। किस एस्पेक्ट में गलत है? क्योंकि RBI के अंदर 6 member होते हैं, ना कि ये क्या बोलते हैं 4 member। और ये हाँ, ये 2016 में ही लाया गया था, पर ये 6 member होते हैं ना कि 4 member। 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और 3 होते हैं RBI के खुद के। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में, ताकि आपको किसी तरह का और भी कुछ छोटा छोटा टाइप का क्वेश्चन आप इसे छूट ना जाए आपसे। ठीक है, तो आते हैं हम अब आ गए हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने अभी तक सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड किया होगा और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आप बूस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स SRPF। RPF तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, इसके अलावा SRPF हो गया स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें कंफ्यूजन मत कराइएगा, या आप ये सोच लेंगे स्पेशल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी मत सोच लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे और SRPF से एक जगह में लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ सकती है। तो ये स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स है। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये क्या, बेसिकली अ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो कि नेम्ड आफ्टर राइनो सिंस द थ्रेट ऑफ पोचिंग। मतलब पोचिंग मतलब हुआ जो इसका शिकार करते हैं और उसका व्यापार करते हैं कमर्शियल मार्केट में, इस राइनो का, उनको कहते हैं पोचिंग। और इज मोर फॉर द वन हॉर्न हर्बीवोर, मतलब वन हॉर्न राइनोसरस जो होते हैं उनके उनसे रिलेटेड। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट में इनिशिएटिव, ये जो है इनिशिएटिव है NTCA, जो कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का है क्या। और थर्ड जो है स्टेटमेंट वो की है कि इसे ये फोर्स को यूज किया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क,
ये तीनों नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, आप फट जल्दी से एक बार अगर आपको आ रहा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो खुद से एक पेपर में जहाँ पे आप आंसर टिक करें वहाँ लिखिए, और नहीं तो अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार गूगल जरूर कर लीजिए कहाँ का है, और एक बार थोड़ा आंख फैला लीजिए गूगल मैप में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो आंसर हो गया डी, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो हाँ, ये राइनोज का प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। ये तीनों ही नेशनल पार्क में ही ये फोर्स मौजूद है, और इस इनिशिएटिव को एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ही लाया गया। और ये जो लाया गया था स्पेशल फोर्स, ये स्टार्ट किया गया था 2015 से। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, और जो हमारे दोस्त अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वो भी निराश ना हो, बस रिवीजन करते रहे। टाइम हमारे पास अभी है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे और खुद को और ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएंगे, ताकि एग्जाम में हमें किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।